आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 13 के अंतर्गत आने वाले अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 13 अजन्मा के पक्ष में किया गया अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 13 में अजात यानी अनबॉर्न व्यक्ति के पक्ष में अंतरण की व्यवस्था दी गई है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, अजात व्यक्ति का तात्पर्य। धारा 13 के अंतर्गत अजात व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे शिशु से है जो अंतरण की तिथि पर अपने मां के गर्भ में नहीं है, अर्थात जिसका अस्तित्व संपत्ति अंतरण की तिथि पर है ही नहीं। नंबर 2, सीधे अंतरण नहीं। अजात व्यक्ति को सीधे अंतरण नहीं किया जा सकता। यदि इसे संपत्ति सीधे अंतरित की जाएगी तो वह अंतरण शून्य हो जाएगा। इसका कारण यह है कि चूंकि अजन्मा व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में भी नहीं होता है, तो अंतरण के पश्चात संपत्ति का हित किसमें जाकर समाहित होगा। नंबर 3 पॉइंट है, धारा 13 के नियमों के अनुसार अंतरण यदि अजात व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करना ही है तो धारा 13 के निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। नंबर 1 पर है, अंतरणकर्ता को चाहिए कि सबसे पहले एक मध्यवर्ती की खोज ले और मध्यवर्ती को जीवन हित या सीमित हित दे दे। मध्यवर्ती के लिए आवश्यक यह है कि वह अंतरण की तिथि पर जीवित हो। नंबर 2, तत्पश्चात अजात व्यक्ति को पूर्ण हित दे दे। इस प्रकार किया गया अंतरण वैध होगा। जैसे ए, जीवन हित का दृष्टांत देख लेते हैं। जीवन हित का दृष्टांत क्या है। ए अपना मकान एम को जीवन भर के लिए देता है और तत्पश्चात अजात व्यक्ति को पूर्ण रूप से देता है। यह अंतरण पूर्ण रूप से वैध है क्योंकि यहाँ पर धारा 13 के दोनों नियमों का पालन किया गया है। इसका विधिक प्रभाव यह होगा कि यदि अजात व्यक्ति मध्यवर्ती का हित समाप्त होने से पहले, मध्यवर्ती की मृत्यु से पहले अस्तित्व में आ जाएगा, उसे संपत्ति मिल जाएगी, और यदि अस्तित्व में नहीं आएगा तो उसे संपत्ति नहीं मिलेगी बल्कि वापस होकर अंतरणकर्ता या उसके विधिक उत्तराधिकारी या राज्य को मिल जाएगी। उसी को राज्यगामी संपत्ति कहा जाता है। बी है सीमित हित का दृष्टांत। इसे देख लेते हैं। इसी प्रकार ए अपनी किसी संपत्ति को एम को 15 वर्ष के लिए तथा यू बी को पूर्ण हित दे देता है, तो यहाँ पर यू बी के पक्ष में किया गया अंतरण वैध है क्योंकि यहाँ भी धारा 13 के दोनों नियमों का पालन किया गया है। इसका विधिक प्रभाव यह होगा कि मध्यवर्ती का हित समाप्त होने से पहले, 15 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले, यदि अजात व्यक्ति अस्तित्व में आ जाएगा तो वह संपत्ति को पा जाएगा, और यदि अस्तित्व में नहीं आएगा तो संपत्ति को नहीं पाएगा बल्कि वह संपत्ति वापस अंतरणकर्ता को या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को या राज्य को मिल जाएगी। इसमें नोट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। यह भी हो सकता है कि मध्यवर्ती का हित समाप्त होने तक अजात व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में आ चुका है, तो ऐसे में भी यदि वह जीवित पैदा होगा तो संपत्ति पाएगा, और यदि उसके गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है तो वह संपत्ति नहीं पाएगा। किंतु यदि वह एक क्षण के लिए भी जीवित पैदा होकर मर जाता है तो संपत्ति उसके विधिक उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। इन घटनाओं के घटने तक संपत्ति मध्यवर्ती के उत्तराधिकारी के पास रहेगी। नंबर 4 पे अपवाद। न्यास और वक्फ धारा 13 के अपवाद हैं और ये अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 18 में दिए गए हैं। तात्पर्य यह है कि न्यास और वक्फ में की गई संपत्ति का अंतरण वैध होता है, भले ही इसमें अजात व्यक्ति को पूर्ण हित नहीं मिलता है। जबकि यदि ध्यान से देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यास और वक्फ में संपत्ति अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरित की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले विवादों को देख लेते हैं। इलियट बनाम जायसी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि किसी अज्ञात संपत्ति का अंतरण करना ही है तो उसके लिए धारा 13 की दोनों शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अगला वाद है गिरिजेश दत्त बनाम दातादीन। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि यदि किसी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करना है तो उससे पहले किसी मध्यवर्ती को जीवन हित या सीमित हित देना होगा, तत्पश्चात अजात को पूर्ण हित देना होगा, तभी वह अंतरण वैध होगा, अन्यथा नहीं। एक अगला वाद आया था FMBG बनाम PG भट्ट।
इस मामले में एक भाई ने अपनी संपत्ति का जीवन हित अपने अन्य भाइयों को दिया और तत्पश्चात उसका संपूर्ण हित उनके जन्म लेने वाले बच्चों को दिया। न्यायालय ने इसे मान्य अंतरण ठहराया। अगला बाद आया था J.B. सत्यनारायण बनाम P. मानिक के नाम। यदि संपत्ति एक अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरित की जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी अन्य अजन्मे व्यक्ति को नहीं अंतरित की जा सकती। इसका कारण यह है कि जैसे ही एक अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है तो संपत्ति पूर्ण रूप से उसी में निहित हो जाएगी तथा दूसरे अजन्मे को किया गया अंतरण शून्य माना जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।